Matrices and Determinants, chapter number 1, exercise 1.6. ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूँ कि इसकी जो बेसिक थ्योरी है पहले उसे हम देखते हैं, उसे समझते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन वेरिएबल्स आर सेड टू बी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इफ दे हैव द कॉमन सॉल्यूशन। ओके, आप इन दो एग्जांपल्स को देखें, दो लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा, मैं थोड़ी सी जो बेसिक मोटी मोटी पॉइंट्स है वो पहले आपको इसमें समझा देता हूँ कि सबसे पहले इनको लीनियर, जो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ये वर्ड लीनियर से आया है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो। यहाँ वेरिएबल x है तो इसका जो पावर या एक्सपोनेंट है वो 1 है। इसी तरह इसके साथ एक दूसरा भी वेरिएबल है, यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर वो भी 1 है। तो वेरिएबल्स 2 है बट मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट इन वेरिएबल्स का 1 है, तो हम कहेंगे इसे लीनियर इक्वेशन। फिर अगर इसमें पावर 2 आ जाए फिर उसे क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, तो और अगर पावर 4 आ जाए फिर उसे बाई क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, या पावर 3 आ जाए उसे क्यूबिक पढ़ते हैं। खैर, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की। तो पहले तो ये कि अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशंस ही पढ़ेंगे। उसके बाद है साइमल्टेनियस। ये जो वर्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप उसमें मौजूद अननोन के लिए वो ट्रू वैल्यू फाइंड करें जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मतलब इस सिस्टम को आपने सॉल्व किया। इनको मैं सिस्टम पढ़ूंगा क्योंकि इसमें दो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, तो ये एक सिस्टम बन गया। बेसिकली इसे नाम देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? एट द एंड आपको x और y की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। ठीक, आप y और x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उन वैल्यूज़ को चाहे आप इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करें या सेकंड इक्वेशन में पुट करें, वो दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस x और y की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह उन्हीं दो वैल्यूज़ को चाहे आप इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें तब भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगे। यहाँ ये बात देखने की है कि आप देखें इनमें तो जो इनकी जो स्ट्रक्चर है दोनों इक्वेशंस की वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बट एट द एंड सोल्यूशन में जो आप दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x और y के लिए, वो दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं या करेंगी। अब सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट, जब आप x की जगह लेट्स सपोज 1 आपने पुट कर दिया और इसकी जगह आपने 2 या कुछ और वैल्यूज़ पुट कर दी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल आ जाएंगे। इसे मैथ्स में पढ़ते हैं टू सेटिस्फाई। ठीक है ना। सो आप जब इन इक्वेशंस की ट्रू वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यूज़ से फिर मतलब ये हुआ कि वो वैल्यूज़ x और y की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो अब वो जो आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की है, अगर वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें जो x और y की वैल्यूज़ आपने फाइंड की है वो है तो एक x और एक y की वैल्यू, बट वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। आगे मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज में भी आपको ये पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा, क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन तक समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत करवा रहा हूँ, लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो फिर आगे हम देखेंगे। ठीक। अच्छा, इफ़ दे हैव द कॉमन सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन की भी हमने बात कर ली। साइमल्टेनियस इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स x और y की वैल्यू होती है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। वैसे अलजेब्रा में जब आप मेथड्स की बात करते हैं तो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक और मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, बट यहाँ हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस में लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के
टू मेथड्स यहाँ इस बुक में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मैं आगे क्वेश्चन में भी जब सॉल्व करूंगा इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता रहूंगा। अगर आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हो रहे तो आगे भी मैं इसको एक्सरसाइज में भी इसे हाईलाइट करूंगा इन पॉइंट्स को। ओके, अगला जो टॉपिक रिलेटेड है इनसे वो है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ हम इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जो दो मेथड्स हमने डिस्कस की ये बेसिकली लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करने के ही मेथड्स हैं। बट कैसे सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशंस को, जैसे ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर इसका बनेगा 2 by 2। सो इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स की, सिर्फ वेरिएबल्स की, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं x और y। कोएफिशिएंट वेरिएबल x का है 1 जो आपको नज़र नहीं आ रहा है बट अंडरस्टूड है कि ये 1 है, और y का कोएफिशिएंट 5 तो आप लिखेंगे 1 5। और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x 1 और द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y इज़ 4। इसके साथ फिर आप एक और आप मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे जिसमें आप इन वेरिएबल्स को लिखेंगे। आप कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इन दोनों इक्वेशंस में? 2 वेरिएबल्स। कौन से हैं? x एंड y। इन एक कॉलम वाइज आप इसमें इनकी एंट्री करेंगे इन वेरिएबल्स की। और फिर इक्वेशन साइन और फिर राइट साइड पे जो इन इक्वेशंस के राइट साइड्स है 4 और 3 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो ये तो हुआ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसी भी लीनियर इक्वेशंस को या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेथड होगा। वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और उन इक्वेशंस के राइट साइड्स। एक नोट है इसमें, according to the book, solution of simultaneous equations is only possible for non-singular matrix, that is the matrix of coefficients of unknown variables। ये जो लिखा हुआ है द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 किस्म के मैट्रिसेस आ गए। एक वो मैट्रिक्स है जो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से बनाया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ x, y, x एंड y। दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और तीसरा मैट्रिक्स इन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस के राइट साइड्स का मैट्रिक्स है। तो वो कह रहे कि सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा अगर इन तीनों में से वो मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से बना है अगर वो नॉन सिंगुलर हुआ। मतलब आप सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है जिस तरह यहाँ पर है 1 5 1 4 जो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से मिलकर बना है, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हुआ मींस 0 ना आए तो आप उस मैट्रिक्स को या उस अलजेब्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो मैट्रिक्स है जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से मिलकर बना है अगर वो सिंगुलर हुआ, मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 हुआ, तो आप उसको तो आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये फिर वही केस है जो पहले हमने डिस्कस किया था कि समथिंग अपॉन 0 इज़ अनडिफाइंड। ये आगे भी मैं आपसे फिर इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। So anyhow, solution of simultaneous equations is only possible for non-singular matrix, that is the matrix of coefficients of unknown variables। इस first matrix की बात हो रही है। ओके, ये छोटी सी इसमें थ्योरी थी, 2-3 टॉपिक्स इन्वॉल्व थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 का और इसकी स्टेटमेंट ये है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे यही करना है कि कुछ आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है या लिखना है। यही इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ तक है। सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 2x negative y equals 0 and the second linear equation is 3x positive y equals 5। So according to the statement, matrix form of the given equations is, देखिए बिल्कुल उसी फॉर्म में मैंने लिखा है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स का। जी, x का कोएफिशिएंट है 2 तो ये फर्स्ट एंट्री होगी, y का कोएफिशिएंट है -1 ये सेकंड एंट्री होगी, x का कोएफिशिएंट सेकंड लीनियर इक्वेशन में 3 है और फिर y का कोएफिशिएंट 1 है। ये है फर्स्ट यानी कि मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स का। उसके बाद इसके साथ इस इक्वेशंस में वेरिएबल्स कौन सा इन्वॉल्व है, x एंड y, और फिर इन इक्वेशंस का
राइट साइड यानी 0 एंड 5। ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। अगेन सेकंड पार्ट है, टू लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज ओके। सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा वो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का बनेगा, 6, -2, 2 एंड -5। इसके साथ जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x एंड y, और राइट साइड इन इक्वेशंस का जो राइट साइड है यानी 5 एंड 4, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह थर्ड पार्ट है 1/2x, 7/2y equals 1/2, 1/5x, -3/4y equals 3/4। अब मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज, फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स का, 1/2 फर्स्ट एंट्री, +7/2 सेकेंड एंट्री, 1/5 थर्ड एंट्री एंड -3/4 ये फोर्थ एंट्री हो जाएगी। वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व है, x एंड y, और राइट साइड्स इन इक्वेशंस के क्या है, 1/2 एंड 3/4, वो आप राइट साइड पे लिख देंगे। ये होगा मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, use matrix inversion method to solve the following simultaneous equations. Give reason if solution is not possible. अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को तो हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि गिव रीज़न इफ सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें यह है कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ, मीन ज़ीरो हुआ डिटर्मिनेंट, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो रीज़न में हम यही लिखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं होगी। टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसमें, फर्स्ट है 4x + 3y = 6, और जो दूसरा लीनियर इक्वेशन है वो है x -2y = 7। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के, यानी 4x का जो कोएफिशिएंट है वो 4, 3y का कोएफिशिएंट +3 और x का कोएफिशिएंट यहाँ +1 है और y का कोएफिशिएंट -2 है, तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसके साथ दूसरे मैट्रिक्स में हम जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में, यानी x और y, वो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे। और राइट साइड पर इन इक्वेशंस के जो राइट साइड्स है, जो कांस्टेंट टर्म्स है यानी 6 एंड 7, उसकी यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे। तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन गए यहाँ पे। फर्स्ट के एलिमेंट्स है 4, 3, 1, -2। दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज है x एंड y, और तीसरे मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो है 6 और 7। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं मैट्रिक्स A, मैं लेट करता हूँ, और दूसरा जो वेरिएबल x y है इसे मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल X, और जो थर्ड मैट्रिक्स B बनेगा वो होगा उनके एलिमेंट्स 6 और 7। अब सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहीं से वो जो कंडीशन थी यहाँ पर कि गिव रीज़न इफ़ सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो अगर इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स A है, अगर इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ यानी वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आया, तो फिर हम लिखेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। सो मैं मैट्रिक्स A को इन वर्टिकल लाइंस जो आप देख रहे हैं इसमें क्लोज करूँगा, तो यही वो सिंबल है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब इसकी जो सॉल्यूशन है, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का तरीका है वो ये है कि आप जो डायगोनल एलिमेंट्स है यानी 4 × -2 और फिर नेगेटिव साइन लेंगे, और अब अपोजिट डायरेक्शन यानी 1 × 3। तो 4 टाइम्स -2 इज़ -8, और फिर -1 टाइम्स 3 इज़ -3। सो -8 और -3 दोनों लाइक साइन है, तो आप ऐड करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो -8 और -3 होगा -11, और अब डेफिनेटली -11 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो वो यही इसका लास्ट स्टेप होगा, और आगे हम लिखेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, अगर ये मैट्रिक्स ज़ीरो आता है, इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट यानी एक सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तो फिर यहाँ जब आप इन्वर्स फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए 1/डिटर्मिनेंट A, तो अगर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 है तो समथिंग अपॉन 0 यानी 1/0 इज़ अनडिफाइंड, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता।
तो इसलिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बट इस केस में तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब अगला स्टेप है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिसे आपने लेट ए का नाम दिया था। अब इसके बाद ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब ए इन्वर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक तरह से ए इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ -11, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मीन्स 1 अपॉन -11। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपके सामने मैट्रिक्स ए है या ये है, ठीक है। इसका एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट्स में हम जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे, यानी 4 -2 और -2 4 की जगह पर आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, यानी 1 और 3, उसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ 1 और 3 दोनों पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो साइन चेंज करने के बाद दोनों बन जाएंगे -1 एंड -3। अब इसी के 1 अपॉन -11 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम हर एक एलिमेंट यानी -2, -3, -1 और 4 को 1 अपॉन -11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट करूंगा न्यूमरेटर पे, क्योंकि ये अगर कहीं पर भी आपको नज़र आए कि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर पे है तो आप उसे चेंज करेंगे, न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये जनरल फॉर्म है इस नेगेटिव साइन को लिखने का, कि अगर कहीं पर भी डिनोमिनेटर पे हो तो आप उसको न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देंगे, या यहाँ पर इस फ्रैक्शन के साथ आप लिख देंगे इस नेगेटिव साइन को। सो इसे हम पढ़ेंगे -1 अपॉन 11। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इन सारे एलिमेंट्स के साथ। सो ये देखिए -1 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड by the first element -2, इसी तरह -1 upon 11 multiplied by the second element -3, और फिर -1 upon 11 times -1 and -1 upon 11 times +4 मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड 2 times 1 is 2 upon 11। -3 times -1 is +3 on 11। -1 times -1 is 1 on 11, और +4 times -1 is -4 on 11। अब ए इन्वर्स भी फाइंड कर लिया हमने। अब जो बेसिक फार्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का वो है x इक्वल्स ए इन्वर्स b। अब x क्या है, ये हमने नाम दिया था मैट्रिक्स xy को, और जो ए इन्वर्स है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 on 11, 3 on 11, 1 on 11 and -4 on 11। इसके साथ मैट्रिक्स B, इसे भी हमने नाम दिया था, और ये मैट्रिक्स B जो है इसके एलिमेंट्स है 6 and 7। तो इस फार्मूले में हम ये मैट्रिसेस की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे, तो ये जो फार्मूला है x इक्वल्स ए इन्वर्स B वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स और मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम 2 on 11 multiplied by 6 plus 3 on 11 multiplied by 7। इसी तरह सेकेंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 on 11 multiplied by 6 plus -4 on 11 multiplied by 7। नेक्स्ट स्टेप में हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 times 2 is 12 on 11, same as 7 times 3 is 21 on 11, and 6 times 1 is 6 on 11, and negative time positive is negative, और 7 times 4 is 28 on 11। कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड करें, कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अदरवाइज ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन्हें आपने ऐड करना है तो ऐड करेंगे बाय मींस ऑफ LCM। अब दोनों डिनोमिनेटर्स 11 है तो LCM भी 11 आएगा, और LCM और डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं यानी 11, 11 और 11, तो न्यूमरेटर्स 12 + 21 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये सिर्फ ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिखना अगर LCM और डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं। इसी तरह 6 on 11 -28 on 11, इसका भी हम LCM लेते हैं। अब LCM फिर 11 होगा, और चूंकि LCM और डिनोमिनेटर्स तीनों एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर 6 - 28 एज इट इज़ लिखा जाएगा।
Next step, 12 plus 21 is 33 on 11, or 6 negative 28 or is negative 22 on 11. अब 33 और 22 दोनों 11 के मल्टीपल्स है, so 11 ones are 11, 11 threes are 33, and 11 ones are 11, 11 twos are 22. तो x और y की जो वैल्यू आ रही है वो है 3 और नेगेटिव 2। तो x की वैल्यू मैंने लिखी 3 और y की वैल्यू है नेगेटिव 2। देखिए हमने इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू फाइंड द ट्रू वैल्यूज फॉर दीज टू वेरिएबल्स x एंड y। वैसे भी जब हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके सोल्यूशन का मकसद ये होता है कि उन अलजेब्रिक इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स के लिए ट्रू वैल्यूज़ फाइंड करें आप, वो वैल्यूज़ जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। मतलब ये हुआ कि जब आप इस x और y की वैल्यूज़ इन इक्वेशंस में पुट करें, इन दोनों इक्वेशंस में, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड्स दोनों इक्वल होंगे। यानी कि x और y की जगह अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें और इसे सॉल्व करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 6 होगा और राइट साइड भी 6 ही होगा। और इसी तरह यही x और y की वैल्यू अगर हम इस दूसरे इक्वेशन में इंसर्ट करें तो लेफ़्ट साइड पर भी वैल्यू 7 होगी और राइट साइड ऑलरेडी 7 है। सो सोल्यूशन सेट होगा 3 एंड नेगेटिव 2। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे दो अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है 5x पॉजिटिव y इक्वल्स नेगेटिव 8, और सेकेंड है x नेगेटिव 2y इक्वल्स नेगेटिव 17। सबसे पहले इनका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। ये जो वेरिएबल्स x और y है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, इनके कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 5 पॉजिटिव 1 1 और नेगेटिव 2, 5 पॉजिटिव 1 1 एंड नेगेटिव 2। सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व है इन दोनों इक्वेशंस में, वो है x और y, तो x एंड y। थर्ड जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा राइट साइड्स ऑफ दीज टू algebraic equations, negative 8 and negative 17. Next step to name these matrices as matrix A, matrix X and matrix B. आप इनको नाम देंगे और उसके बाद अगला स्टेप था कि आप मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये जानने के लिए कि क्या ये जो मैट्रिक्स A है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैंने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स 5 1 1 एंड नेगेटिव 2। यू नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे लीडिंग डायगोनल यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 2, फिर नेगेटिव साइन, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। So 5 times negative 2 is negative 10 and negative 1 times positive 1 is negative 1. Negative 10, negative 1 gives us negative 11, which means negative 11 is not equal to the 0. So the given matrix is a non-singular matrix, which means the solution is possible. So solution अगर possible है तो A inverse find करते हैं, और A inverse का formula है 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो सबसे पहले आप देखिए कि A का determinant आप find कर चुके हैं और वो क्या है नेगेटिव 11। एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए है, इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को आप चेंज कर देंगे, यहाँ नेगेटिव 2 और यहाँ 5 आ जाएगा, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे यानी नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1 बन जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी नेगेटिव 11, और एडजॉइंट ऑफ ए आप लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे यानी नेगेटिव 2 5 की जगह, और 5 जो है वो नेगेटिव 2 की जगह आ जाएगा, और जो बाकी एलिमेंट्स है यानी 1 1 इनके साइन को चेंज कर देंगे, वहाँ दोनों पॉजिटिव थे तो अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसे सॉल्व करते हैं। अगेन इस नेगेटिव साइन को मैं न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दूंगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको लिखने का। सो ये बन जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन 11। पहले से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव 2 से, फिर नेगेटिव 1 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 1 से, फिर नेगेटिव 1 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 1 से, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। आगे नेगेटिव 2 टाइम्स नेगेटिव 1 इज़ पॉजिटिव 2 ऑन 11, negative 1 times negative 1 is positive 1 on 11, negative times 1 times negative 1 is positive 1 on 11, or 5 times negative 1 is negative 5 on 11.
ए इनवर्स फाइंड करने के बाद अब आते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के स्टेटमेंट पर, विच स्टेट्स दैट x इक्वल्स ए इनवर्स b। अब मैट्रिक्स x जो है जिसे हमने डिनोट किया है x से, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, और जिस मैट्रिक्स को हमने डिनोट किया है b से उसके एलिमेंट्स हैं -8 और -17। और जो ए इनवर्स है उसकी तो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 2 on 11, 1 on 11, 1 on 11 एंड -5 on 11। इन तीनों मैट्रिसेस की वैल्यूज़ जो है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x जो है वो है मैट्रिक्स एक्स वाई, ए इनवर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 2 on 11, 1 on 11, 1 on 11 एंड -5 on 11। इसी तरह मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स है -8 एंड -17। अब ए इनवर्स और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है कि फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सो रो बाय कॉलम 2 on 11 मल्टीप्लाइड बाय -8, फिर ऐड करेंगे प्लस साइन। अब 1 on 11 या 1 upon 11 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स -17। इसी तरह सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम, सो 1 upon 11 मल्टीप्लाइड बाय -8, फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन। नाउ -5 on 11 मल्टीप्लाइड बाय -17। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -8 टाइम्स 2 इज 16 upon -16 upon 11। इसी तरह -17 टाइम्स +1 इज -17 on 11। इसी तरह सेकंड रो पे आते हैं, -8 टाइम्स 1 इज -8 on 11, और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव, और 17 टाइम्स 5 इज 85 on 11। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे, बिकॉज दोनों फ्रैक्शंस है और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं फ्रैक्शंस को, तो बाय मींस ऑफ एलसीएम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब डिनोमिनेटर्स दोनों के 11 है इन दोनों फ्रैक्शंस के, तो एलसीएम भी 11 होगा। और अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर्स सेम हो, एक जैसे हो, तो न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिखा जाता है, -16 -17। इसी तरह सेकेंड रो के फ्रैक्शंस में भी डिनोमिनेटर 11 है, तो एलसीएम भी 11 होगा। अब फिर एलसीएम और डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो न्यूमरेटर्स -8 +85 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अगले स्टेप में -16 और -17 की वैल्यू है -33 on 11। इसी तरह -8 +85 की वैल्यू होगी +77 on 11। एक बार फिर 33 और 77 ये दोनों जो है वो 11 के मल्टीपल्स है, 11 से डिविजिबल है। So 11 3s are 33 means -3 because ये -33 है, और 11 7s are 77। तो अब x की जो वैल्यू है वो है -3 और y की जो वैल्यू है वो है 7। ये x और y की वो ट्रू वैल्यूज़ है जो इन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ये अगर आप x और y की जगह वो वैल्यूज़ पुट करें जो आपने कैलकुलेट की है, तो लेफ़्ट और राइट साइड इस इक्वेशन के सेम होंगे। इसी तरह अगर आप x और y की यही दो वैल्यूज़ इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, पुट कर दें, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी -17 होगा और राइट साइड तो है ही -17। तो ये है x और y की वो ट्रू वैल्यूज़ जो इस इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। वैसे भी हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं टू फाइंड द ट्रू वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स गिवन इन द इक्वेशन। सो ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड की बाय मीन्स ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लास्ट स्टेप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। फर्स्ट होगा x की वैल्यू और सेकंड एलिमेंट होगा y की वैल्यू।